कक्षा 11वीं के स्टूडेंट्स पेपर में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चन के आंसर याद कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, मैं ओटी टाइप बता रहा हूँ। मीरा के आराध्य देव कौन थे? तो मीरा के जो भगवान श्री कृष्ण की वो आराधना करती थी, भगवान श्री कृष्ण उनके आराध्य थे। आंसर याद रखिएगा श्री कृष्ण। इसके बाद देख सकते हैं मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? तो यहाँ पे पति के रूप में इन्होंने स्वीकार किया था भगवान श्री कृष्ण को। आंसर याद रखेंगे इसका, मीराबाई ने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे जो हाईलाइट है वही नहीं देखना है, मैं आपको जो जो बता रहा हूँ वो सभी आपको याद रखना है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो यहाँ पर राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? इनमें तुलसीदास हैं। तुलसीदास जी हैं वो राम भक्ति के हैं। और कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी का याद रखिएगा कि ये ज्ञानाश्रयी जो शाखा होती है ना, भक्ति काल में सगुण के निर्गुण के अनुसार ज्ञानाश्रयी शाखा होती है। कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, याद रखिएगा। राम भक्ति के तुलसीदास, ज्ञानाश्रयी के कबीरदास हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि, है ना। इसके बाद आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया है ये, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति धारा की दो विशेषताएं बताती हो, दो कवियों के नाम लिखिए। यहाँ पे विशेषताएं बताई दी गई हैं। गुरु महिमा का गुणगान इस युग के कवियों ने गुरु को सच्चा मार्गदर्शक बताया है। ये आपको क्वेश्चन दिखा पूरा, देखिए यहाँ पर देखिए निर्गुण भक्ति धारा की पहली विशेषता यहाँ पे दी गई है। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं इसकी और विशेषताएं और कवियों के नाम। यहाँ पर देखिए, तो ये रही आपकी दूसरी विशेषता इसकी निर्गुण भक्ति धारा की। और इसके बाद आपको कबीर और रैदास इस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कबीरदास हैं प्रमुख रूप से, और रैदास। कबीर का आपको याद रखना कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, है ना। तो ये रहेंगे आपके आंसर। और कबीर या मीराबाई का, तो कबीर का आपको जरूर से कर लेना है और मीराबाई का, इन दोनों का आपको कर ही लेना है, बिल्कुल लिख करके रखिए। इन दोनों का कवि परिचय याद करेंगे, कबीर और मीराबाई का, क्योंकि दो रचनाएं करेंगे, भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कबीरदास जी का जीवन परिचय, आपको पूरी तरीके से पूरा आपके सामने है कबीरदास जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय आपको ये नहीं रखना होता है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, दो रचना लिखेंगे आप कबीर की। बीजक में साखी शबद रमैणी इनकी रचना है, साखी शबद और शैली के इन्होंने पद लिखी हैं, तो रमैणी कहते हैं इसे, है ना। तो ये याद रखेंगे। साहित्यिक परिचय इनका लिखेंगे इस प्रकार से, और साहित्य में स्थान लिखते हुए पूरा ये कंप्लीट रहेगा। इसके बाद मीराबाई का होता है, तो ये आपको जीवन परिचय यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं, आपको दो रचना लिखनी है केवल उनकी, और यहाँ पे साहित्यिक विशेषताएं यानी कि भाषा शैली, साहित्यिक विशेषताओं के रूप में भाषा शैली लिख देंगे, और यहाँ पे साहित्य में स्थान करते हुए कंप्लीट कर देंगे। आपके 3-4 अंक यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे आपका आएगा ही आएगा, है ना। इसके बाद आपको किसका करना है, इसके बाद आपको यही दो इंपोर्टेंट मैं आपको इसमें कवि परिचय बता रहा हूँ। इसके बाद आपको देख लेना है कबीर जी का हम तो एक एक करी जाना, ये वाला कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला आपको संध्या प्रसंग सहित व्याख्या इसकी, है ना। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये वाला मीराबाई का, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये वाला आपको जरूर से कंप्लीट कर लेना है। ये रहेगी आपकी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये रहेगी आपकी पूरी व्याख्या। इसका आंसर दिया गया है, संदर्भ प्रसंग शायद व्याख्या दी गई है, व्याख्या यहाँ तक कंप्लीट रहेगी। इसकी अगर विशेष लिख देते हैं तो आपका कोई भी अंक नहीं काटा जा सकता। ये रहेगा आपका यहाँ पे आंसर पूरा, देखिए ये रहेगा, है ना। इसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, यही आपको कर लेना है जो जो मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। इन्हें आपको एक को भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद आप देख सकते हैं महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है, तो महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं, 1 या 8 से अधिक ही सर्ग होते हैं, है ना। 8 आंसर रहेगा, ये वाला आपका ऑप्शन सही रहेगा, 8, है ना। महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण का पूछ लिया, ऐसी अगर दूसरे का पूछ लेगा तो क्या करेंगे, ऐसी शोक का याद रखना, निर्वेद होता है, सभी रसों का याद रखिए, बताया है मैंने आपको, है ना। करत अभ्यास ते जड़मती कुरसुल्यादर्शी आवत जाती सिल पर प्रयत्नशान, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं। ये आपका दृष्टांत अलंकार इसमें माना जाएगा, यहाँ पे आंसर रहेगा दृष्टांत, है ना। श्रृंगार और शांत व करुण रस में किसकी प्रधानता होती है? तो इसमें माधुर्य गुण की प्रधानता होती है। यहाँ पे कौन सा आपका है, 6 नंबर का है, तो माधुर्य, है ना, आंसर रहेगा माधुर्य। इसके बाद देख सकते हैं आगे के आपके जो क्वेश्चन है ना, जहाँ पे कामायनी किसके द्वारा रचित है? कामायनी जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है ना, याद रखेंगे वाला क्वेश्चन। जिस काव्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति व्यंजना, शब्द शक्ति विशेष अर्थ है व्यंजना, है ना। इसके बाद आपके सभी आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं। इन्हें आपको सभी को तो कंप्लीट, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो जरूर से ध्यान में रखना है और आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे दिया गया है आपको संदेह अलंकार की परिभाषा दी गई है, संदेह अलंकार का उदाहरण लिखिए, है ना, क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। देख सकते हैं आप यहाँ पे संदेह अलंकार का उदाहरण दिया, अलंकार का शाब्दिक
कौन से नंबर का क्वेश्चन था यहाँ पे? संदेह अलंकार। 10वें नंबर पर देख सकते हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, ये रहेगा उसका उदाहरण संदेह अलंकार का, है ना। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति यहाँ पे किसे कहते हैं? 16वें नंबर का आंसर रहेगा यहाँ पे, जिस शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्राप्ति हो, है ना। जहाँ पे आप चाहे तो मुख्य अर्थ रहे, लक्ष्य अर्थ रहे, जो आपका एम है वो आप चाहते हैं कि वो निकले, लेकिन आपको अलग ही अर्थ मिल रहा है, अलग ही अर्थ की प्रतीति हो रही है, अलग अर्थ प्रतीत हो रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आंसर याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आपने कंप्लीट। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर याद कर लेंगे। महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर याद रखेंगे, है ना। महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, खंडकाव्य का आकार छोटा होता है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको वक्रोक्ति की परिभाषा याद कर लेनी है, उदाहरण सहित आपको दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर दिया गया है, ये पूरा वक्रोक्ति का कर लेंगे। इसके बाद दोहा छंद की परिभाषा कर लेंगे कंप्लीट, यहाँ पर दी गई है, आपको ये वाला कंप्लीट कर लेना है ना। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे इंपोर्टेंट तौर पर मैंने निकाले हैं महाकाव्य के नाम। महाकाव्यों के नाम आपको नाम रचनाकार सहित लगना है। महाकाव्य जैसे होता है हमारा रामचरितमानस हो गया, रामचरितमानस हो गया, तो इसके रचनाकार का नाम एक तरफ लिखेंगे आप, रचना लिखिए, एक तरफ आप रचनाकार का नाम लिख देंगे, तुलसीदास, है ना। इस प्रकार से आप लिख देंगे, है ना। इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे साकेत, तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामानी लिखेंगे तो जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार से आपको इनकी रचनाओं के सहित रचनाकारों के नाम याद रखना है महाकाव्य के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेखा चित्र व संस्मरण में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रेखा चित्र व संस्मरण में अंतर। इसके बाद प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय आपको याद कर ही लेना है, प्रेमचंद का पूछा जाएगा। यहाँ पे प्रेमचंद की 2 रचनाएं आपको याद रखनी है, 2 रचनाएं इनकी प्रेमचंद की, है ना। देख सकते हैं कौन कौन सी रचनाएं आप याद रखेंगे प्रेमचंद की। एक गोदान याद रख सकते हैं, गबन, कई सारी इनकी रचना हैं आप याद रख सकते हैं। पूस की रात याद रख सकते हैं, पूस की रात, या बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं ना। तो ये रहे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन्हें भी जरूर से कंप्लीट कर लें। और सारे क्वेश्चन मैं आपको साथ बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पत्थर पांचाली जो आपकी फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई थी, उसके बारे में जो क्वेश्चन बनेंगे, गद्यखंड के यहाँ पे स्टार्ट होते हैं हमारे, है ना। तो गद्यखंड के जो क्वेश्चन बनेंगे हम आपके बता देते हैं। यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर ही लेने हैं, बिल्कुल यहाँ पे एक भी नहीं छोड़ना है इनमें से, जो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो पंडित अलौकिद्दीन का खालिस्तान पर अखंड विश्वास था, तो लक्ष्मी पर उनका अखंड विश्वास है, आंसर याद रखेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन है विदाई संभाषण। विदाई संभाषण वाले जो चैप्टर से आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो आगे देखेंगे हम, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि ये रहा आपका नानवाई किसे कहते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषता लिखिए। मियाँ नसीरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा कहा जाता है, क्यों? ये बात याद रखेंगे। ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा कि मियाँ नसीरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा कहा जाता है। और जो पंडित अलौकिद्दीन ने यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन याद रखना है, पंडित अलौकिद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो यहाँ पे आंसर रहेगा मैनेजर के पद पर, है ना। मैनेजर के पद पर नियुक्त किया था पंडित अलौकिद्दीन ने मुंशी बंशीधर को, आंसर याद रखेंगे मैनेजर, है ना। मियाँ नसीरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन इन दोनों के इंक्लूड से बनेगा, इन दोनों को जोड़ के आप बना सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको और सारे क्वेश्चन बता दूं। यहाँ पे देख सकते, देखिए प्रेमचंद का जीवन परिचय, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। प्रेमचंद जी का यहाँ पे आपको कभी परिचय याद कर लेना है, तो ये रहेगा आपका पूरा साहित्यिक परिचय प्रेमचंद का। 2 रचनाएं इनकी यहाँ पे कर लेंगे, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, जो भी मैंने आपको बताया वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे उन्हीं की रचनाएं, ये रहेगा आपका पूरा साहित्यिक परिचय प्रेमचंद का, एक कंप्लीट रहेगा। इसके बाद साहित्य में स्थान निकलना है, तो इन्हें लिखेंगे कि ये हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, है ना। चिर स्मरणीय रहेंगे उपन्यास सम्राट के रूप में, इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को। और आपको कृष्णा शोभित का करना वो कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको प्रेमचंद का बता चुका हूँ, बस आप प्रेमचंद का कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से कर लेंगे, है ना। ये सारी तो फिर ज़्यादा हैं हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, यही आपको कर लेना है ना। इसके बाद भाषा भोज से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या है। यहाँ पे दिया गया पहले ही नंबर पे दिया गया फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ अत्यंत खुश होना, है ना। अत्यंत खुश होना आपका आंसर हो जाएगा। फूले, हर बार एक ना एक मुहावरे का आंसर आपसे पूछा ही जाता है, इसका अर्थ क्या है? फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत खुश होना है, आंसर याद रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं आप, मैं आपको जो क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ वो सभी याद ही रखना है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। यदि आपको ऐसे दे दिया जाए कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, तो बिल्कुल गलत माना जाएगा। यहाँ पे रचना की आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, आंसर याद रखें 3। यहाँ पे देख सकते हैं अगले आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं सभी, ये वाला क्वेश्चन जरूर से याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निपात शब्द किसे कहते हैं? निपात किसे कहते हैं? निपात शब्द क्या है? तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं निपात का बाईं और मध्य में विज्ञाप्ति वस्तु से गुणों का उल्लेख, है ना। निपात ये 7वें का देख लिया, 17 क्वेश्चन है आपका यहाँ पे है। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किसी भी बात पर अधिकतम भार देने के लिए, अतिरिक्त
अधिकतम भार देने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे निपात शब्द कहते हैं। ये रहेगा इसका पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है 17 नंबर के क्वेश्चन का, ये रहेगा, है ना। ये कंप्लीट करके रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, है ना। तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन और आगे आपका साहित्य समाज का दर्पण है ना। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे जरूर से इसका भाव विस्तार कंप्लीट कर लेना है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये कर लेंगे। और आपके लिए आगे क्वेश्चन बता देता हूँ। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अनुच्छेद लेखन आपको किस पर करना है, अनुच्छेद कौन सा लेखन पर करेंगे। वेतन भाग 1 से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन नहीं देखना आपको, इस बार ये क्वेश्चन तैयार करना है। लता के स्वरों में है गानपान, है ना। लता के स्वर में क्या है, गानपान है। ये वाला आपको आंसर याद रखना है, गानपान इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन, लेकिन ये आपको जरूर से ध्यान रखना है ना। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आगे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे। तो चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या है, तो चपलता, गंभीरता। तो गंभीरता आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा तीसरे नंबर के क्वेश्चन का, गंभीरता, है ना। चपलता इसका आंसर, चपलता, है ना, नीचे दिया गया चपलता, तो इसे याद रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं कि स्वर सामग्री, देख सकते हैं स्वर साम्राज्ञी, तो यहाँ पे किसे कहा जाता है, लता मंगेशकर को यहाँ पे स्वर साम्राज्ञी कहा जाता है। आंसर याद रखिए, लता मंगेशकर स्वर साम्राज्ञी। राजस्थान की रजत बूंदे जो आपके अनुपम रस हैं उनकी रचना है, याद रखिएगा, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, है ना। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है, इसका आंसर रहेगा आपका गानपान ही है ना। गानपान है जो उनकी लोकप्रियता का मुख्य मर्म है। आंसर याद रखेंगे लता जी की लोकप्रियता का, लता मंगेशकर की गायन की 2 विशेषताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये 2 अंक में पूछा जा सकता है, कंप्लीट कर लेंगे। लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं याद रखेंगे, सुरीलापन है, कोमलता है, स्वरों में निर्मलता है, नाद में उच्चारण है, शास्त्रीय शुद्धता है। 2 आपको विशेषताएं याद रखनी है केवल। उनके सुनने से सुरीलापन आता है, सुरीलापन उनकी आवाज़ में है, और बहुत ही कोमलता और मुग्धता उनके स्वर में है। तो इस प्रकार से आप उनके गायन की 2 विशेषताएं यहाँ पे कंप्लीट करवा सकते हैं। ये रहेगा आपका आंसर पूरा, देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देख सकते हैं आगे आपके शास्त्रीय संगीत। इसके बाद शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में 2 अंतर लिखिए। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में 2 अंतर रहेंगे, यहाँ पे दिए गए हैं 5 अंतर, 2 अंतर आपको याद कर लेना है। ये दोनों अंतर आप याद कर लेंगे, आपको दिए गए हैं ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो वही आपको कंप्लीट कर लेना है। अभिव्यक्ति और माध्यम से आपको कौन सा करना है, यहाँ पे देख सकते हैं जनसंचार माध्यम, अभिव्यक्ति माध्यम से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। भारत का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था, याद रखेंगे, 1 अंक में भी आ जाएगा तो बन जाएगा। जो था वो उद्दंड मार्तंड था, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं कि जनसंचार माध्यम की आपको सभी जो पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता से क्या समझते हैं, ये आंसर याद रखेंगे, पीत पत्रकारिता वाला। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अपठित बोध आपको याद रखना है, तो ये वाला कंप्लीट कर लेंगे। इसमें खेल जीवन की चेतना शक्ति है, ये जरूर से इसका पढ़ लेंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं नीचे बहुत सारे आपको दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको जो बता देता हूँ वही आपको कंप्लीट जरूर से कर लेना है। मैं जो बताऊँगा वो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे किसी की भी संभावना हो सकती है आने की। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको 4 अंक के लिए यहाँ पे बता दी है। आवेदन पत्र के लिए आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र की एप्लीकेशन याद कर लेनी है, यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आप अपने प्रिंसिपल को जो एप्लीकेशन लिखेंगे वो जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। आप यही कंप्लीट करेंगे, है ना। तो इसका आंसर आपको चैनल पर मिल जाएगा, वीडियो अपलोड है, जाकर के देख लीजिए, आपको आती होगी वैसे तो। टीसी की एप्लीकेशन हिंदी में आप जरूर से याद कर लेंगे। मैं आपको निबंध बता देता हूँ, आपको निबंध कौन से कंप्लीट कर लेना है। देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं निबंध लेखन, जीवन में खेलों का महत्व, काफ़ी सारे वैसे तो दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपको स्वच्छ भारत में विद्यार्थी अनुशासन पर विशेष ध्यान देना है ना। आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी और अनुशासन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही इंपोर्टेंट निबंध है और बार बार आता है, हर बार पूछा जाता है ना। तो इसे जरूर से कंप्लीट कर लेंगे आप। और सारे तो आपके दिए रहते हैं, लेकिन आपको इतने सारे दैनिक जीवन में यहाँ पे देख सकते हैं जो ये दिया गया है, दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व था, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे भी कर सकते हैं, इंटरनेट की, कंप्यूटर कर दीजिए, कंप्यूटर की उपयोगिता। तो ये सारे आपको कंप्लीट कर लेंगे। 2 मैं आपको बता रहा हूँ, विद्यार्थी और अनुशासन, ये कंप्लीट रखेंगे, है ना। तो पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन बताए थे वो भी आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अभी तक देखने के लिए।